अभी चुनाव हो जाए तो जो 1984 में हुआ था कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में आई थी, है कि आरएसएस और बीजेपी, आप बार बार देखते हैं जब सरकार से सवाल पूछो तो इलेक्शन कमीशन से पूछो तो सरकार इनके, आप सबके वीडियो डिलीट कर दिए गए, बहुत सारे चैनल डीमोनेटाइज कर दिए गए, लेकिन तब भी आप खबर लगाते रहे। हमारे कई वीडियोस डिलीट हुए, बहुत सारे साथियों के चैनल डीमोनेटाइज भी किए गए, लेकिन तब भी ये सरकार चाहती है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाएं और ये मनमानी करते रहें। इसलिए आपको हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए हैं। हम ईवीएम के खिलाफ हैं और हम चुनाव जीतेंगे भी, तभी ईवीएम की खिलाफत हम करेंगे। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आरएसएस और बीजेपी, आप बार बार देखते हैं जब सरकार से सवाल पूछो तो इलेक्शन कमीशन से पूछो तो सरकार इनके डिफेंस में आ जाती है। भाजपा के सारे प्रवक्ता जो लगते हैं डिफेंड। आरएसएस जब संविधान सभा में जब संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, 4 दिन बाद आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा है। ये देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल छपा है 4 दिन बाद। ये अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद में आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट मसले हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि क्यों आरएसएस नहीं चाहती है कि ईवीएम की खिलाफत हो। आरएसएस चाहती है कि सब लोग को वोटिंग राइट नहीं मिले, इसलिए एसआईआर का जो प्रक्रिया हुआ आप सब देख रहे हैं। पहले ईवीएम से चोरी, फिर एसआईआर से वोट कटिंग, तमाम पहलू हैं। थोड़ा सा यहाँ बताना लाजमी होगा कि संविधान सभा बनने से पहले 1919 से ही डॉक्टर अंबेडकर वोटिंग राइट को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। संविधान सभा में भी बहस हुई, ये भी बहस हुई कि कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाए एजुकेशन संबंधी, लेकिन उसमें संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया और सब एडल्ट को उन्होंने वोटिंग राइट दिया। ये इसलिए प्रसंग बस ये बता रहा हूं कि जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया ऑर्गेनाइजर का 30 नवंबर 1949 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्विस और कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स शामिल किए हैं, लेकिन इसमें पुराने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों, इंस्टीट्यूशंस, नाम और फ्रेज का कोई निशान नहीं है। पुराने भारत का मतलब क्या है? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, उसके हिसाब से। उसमें तो वोटिंग राइट का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से न्याय व्यवस्था है, कानून है। आगे इसमें लिखा गया है कि हमारे नए संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का जिक्र नहीं है। मनु की रचनाएं फारस के सोलोन के, स्पार्टा के, लाइकर्स के बहुत पहले लिखी गई थी। आज भी मनुस्मृति बताया गया उनके कानून दुनिया में तारीफ के काबिल हैं और अपने आप मानने और मानने को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बर्क, मिल और जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू हुई सब कुछ है। साफ साफ मनुस्मृति की वकालत कर रहा है। इसलिए वो ईवीएम के थ्रू वोट चोरी करके, जैसे तैसे करके, आप एसआईआर करके बेसिकली ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं देना चाहती। एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में भी इसमें लिखा गया है, जो आपको मैं बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि जरा सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी की पॉलिटिकल मुद्दों पर सोचने और समझदारी से काम करने की इनर्शिया को समझते हुए, मतलब आम आदमी को जो है ना, वो सामाजिक राजनीतिक बात वो नहीं समझ सकता है। इनर्शिया को समझते हुए हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को लेकर ओवर पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात? कि उस समय भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का एक तरह से इसमें विरोध है। तो इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है, ईवीएम है, वोट चोरी है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर आरएसएस, बीजेपी और सरकार के लोग डिफेंसिव रहते हैं और चाहते हैं दुनिया में जहां भी ईवीएम बना है, कहीं भी किसी भी विकसित देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर ही अपना वोट नहीं बचा पाएंगे, पोलिंग बूथ पर ही नहीं जीत जाएंगे। इसलिए वोट की चोरी है, सरकार की चोरी है, ईवीएम की लीला है, हेराफेरी है, तमाम मसले हैं। इसको लेकर अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। सारे नेताओं को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे फोरम की ओर से और इस मुद्दा को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। चर्चा तो होना चाहिए संसद में,
वहां हो नहीं रही है। एक वाकया मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, ये जोरों से था कि हर पार्टी जो प्रचार करती है वो अपने चुनाव चिन्ह का नाम लेती है कि उस पर बटन दबाएं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप हाथ छाप पर बटन दबाएं, बीएसपी कहती है कि आप हाथी छाप पर बटन दबाएं, समाजवादी पार्टी कहती है कि आप साइकिल छाप पर दबाएं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप कहीं भी दबाएं, जीतेंगे हम। आएगा वही जिसका नाम लिया जाता है। देखिए, ये बार बार कहा जाता है कि द इलेक्शन प्रोसेस, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला, इट शुड बी अबव बोर्ड, लाइक सीजर्स वाइफ, इट शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन। किसी तरह का उन पर शक शुबा नहीं होना चाहिए। और जो बातें हमारे साथी रामटेक साहब ने बताई और जो हम लोग सुनते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से फिगर्स आते हैं, वो जैसे किसी ने बांट दिया। तो ये फिगर्स जो आते हैं, ये निश्चित तौर से ये दर्शाते नहीं है कि वो एक साधारण चुनाव में आए हुए फिगर्स हैं। वो एक चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने के बाद, और कई बार तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका जो फाइनल काउंटिंग है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और टोटल नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड के बीच में बड़ा डिस्पैरिटी रहता है। पिछले लोकसभा में उसको पाटने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया फॉर्मूला अपनाया कि उन्होंने कोई भी होल फिगर नहीं, उन्होंने हमेशा परसेंटेज में फिगर दिया, और वो परसेंटेज अगर ऊपर नीचे हुई तो उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे वो बदल गए, तो जो आपको चाहिए फिगर वो दे रहे। तो मेरे हिसाब से, और मैं निवेदन करूंगा आज आपके माध्यम से देश के तमाम लोगों को, देखिए एक अहंकार आता है, वो अहंकार तब आता है कि आप मुझे वोट दे कि नहीं दे, हम जीतेंगे। वो अहंकार दिख रहा था जंतर मंतर पर, जब हमारे ही बच्चों को पुलिस किस बर्बरता के साथ और हमारे बच्चियों पर किस तरह के वो अपमान भरा और किस तरह की ढंग से वो उनके साथ सलूक कर रहे हैं। ये तब भी दिखता है जब आप देखते होंगे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक वगैरह के पास जाए, वो जल्दी वोट मांगने भी नहीं आते हैं, वो एक है कि हमको आ जाए। तो ये अहंकार इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि वोट जो है वो हमें मिल रहा है, मशीन से मिल रहा है। और जो अभी डॉक्टर रतन लाल ने कहा, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर बैलेट से चुनाव होगा और अभी चुनाव हो जाए तो जो 1984 में हुआ था कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में आई थी, जिसको सही ठहराने के लिए साहब ने भाषण में कहा कि 1984 में हम भी हारे थे, लेकिन हमने ईवीएम पर दोष नहीं डाला। अब साहब को कौन बताए कि ईवीएम तो 90 के बाद शुरू हुआ, लेकिन उनके भाषण का तौर तरीका है, वो इस बात को साबित करते हैं कि ईवीएम से हम नहीं जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी रूपी जो राक्षस दानव है, उसकी जो आत्मा, उसकी जो जान बसती है वो ईवीएम में बसती है। ईवीएम हटने दीजिए, वो बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। और इसी निवेदन के साथ खास तौर से हमारे जो नए नौजवान बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि उनकी शिक्षा कैसे बचेगी, तो वो ईवीएम हटने के बाद ही बचेगी। किसान जो सड़क पे हैं उनको भी समझ में आ जानी चाहिए कि उनके साथ जो डील हुए हैं विदेशों में, जिनसे उनका गर्दन कट रहा है, उसको कैसे हटा सकते हैं। तो ईवीएम के हटाने से हट सकती है। इनके तमाम सड़कें जो जिन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, और जब आप गाड़ी लेके, अब दिल्ली में आज बारिश हो रही है, अब कई लोग, हम लोग रास्ते में लगभग हमारी गाड़ियां डूबती हुई आई हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार भी तब बंद होंगे जब ईवीएम बंद होंगी। जैसे